नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर बना चुके हैं। तीनों ही लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, आप 1 बाय 1 आप उन लेक्चर को देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर मेरे को थोड़ी सी बेसिक बातें करनी है आपसे, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मेरे को आपका ज़्यादा समय चाहिए। तो आज अपन नॉर्मल बात करते हैं। तो आज का पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया था, मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होती है, उसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटिटी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये जो कंसेप्ट है, जो बात है, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है। हमसे पूछा जाता है कि हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने क्वांटाइजेशन सर्च किया था। तो बेटा आपका आंसर होगा, उन वैज्ञानिक का नाम है मिलमैन। मिलमैन वाज द साइंटिस्ट। जिसको हिंदी में कई बार मिलिकन कहा जाता है। मिलिकन नामक साइंटिस्ट ने, मिलमैन नामक व्यक्ति ने यह सिद्ध किया था कि इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज होता है या चार्ज क्वांटाइज होता है। इलेक्ट्रॉन के ज्यादा बेटर होगा, चार्ज क्वांटाइज होता है। और वो किस तरह से क्वांटाइज होता है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब भी एक n आएगा तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूर्णांक होगा। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था ये भी पूछता है। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो साइंटिस्ट का नाम था मिलमैन या मिलिकन, और एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप, तेल बूंद प्रयोग। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मतलब कि तेल बूंद प्रयोग। तो पूरी बात क्या हुई? मिलमैन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के क्वांटाइजेशन की बात की थी, और उनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप, तेल बूंद प्रयोग। ठीक है, याद रखना, अच्छा पॉइंट है। एक और कंसेप्ट लो, वो भी बेस है, बहुत अपने काम का है। भाई पूछा जाता है कि क्वार्क क्या होता है। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन। क्वार्क्स क्या होता है? तो अब सुनो, जो हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की। तो एक साइंटिस्ट था, उन साइंटिस्ट का नाम था गेलमैन। गेलमैन वाज द साइंटिस्ट जिन्होंने क्वार्क्स, सब पार्टिकल्स को सर्च किया। सब पार्टिकल का मतलब क्या है कि जो प्रोटॉन है, जो न्यूट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कुछ सब पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उन सब पार्टिकल्स को क्वार्क कहते हैं। उन सब पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है, उस चार्ज की वैल्यू होती है बेटा 2/3 इलेक्ट्रॉन, 1/3 इलेक्ट्रॉन। 2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। 2/3 इंटू 1.6 10⁻19 कूलम, 1/3 इंटू 1.6 10⁻19 कूलम। तो इनको अपन इन क्वार्क्स को हम किन पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं? तो बेटा हम इनको इस तरह से पढ़ते हैं, इनको हम अपर और डाउन, मेनली बात कर रहा हूं। और भी होते हैं, टॉप भी होता है इसको, लेकिन मेनली हम क्या बोलते हैं? अपर और डाउन। तो जो प्रोटॉन होता है वो UD से मिलकर बना होता है, मतलब कि अपर डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन होता है वो DU से मिलकर बना होता है, डाउन U। और जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा वो D 3D क्वार्क से मिलकर बना होता है। अब आपके दिमाग में जबरदस्त क्वेश्चन आएगा और वो करेगा कंफ्यूजन को जनरेट। अब सुनना मेरी बात, मैं दोबारा आपका ध्यान चाहता हूं, मेरे को फोकस चाहिए।
जो मैं बात कर रहा हूं आपसे। क्वार्क्स वो सब पार्टिकल्स होते हैं, अगर मैं एक प्रोटॉन की बात करूं कि भाई ये मेरा प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन के अंदर 3 क्वार्क्स मिलके इस प्रोटॉन को बनाते हैं। इन क्वार्क्स के ऊपर जो चार्ज होता है वो ये होता है 2/3 इलेक्ट्रॉन और 1/3 इलेक्ट्रॉन्स। इन क्वार्क्स की कैटेगरी होती है अपर डाउन टॉप। लेकिन जब मैं इनकी बात करता हूं प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की, तो मैं कहता हूं कि ये प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, जिनको UUD अपर अपर डाउन बोलते हैं। ये जो N है इसको DDU डाउन डाउन और अपर बोलते हैं, और इनको बोलते हैं DDD। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपने तो बताया था कि चार्ज तो क्वांटाइज होता है, या तो आपने चार्ज के ही टुकड़े कर दिए। आई रिपीट, मैं कह रहा हूं कि मैंने बताया था कि चार्ज क्वांटाइज होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है। तो अब आप दिमाग में आएगा सर आपने तो चार्ज के टुकड़े बता दिए, इलेक्ट्रॉन के टुकड़े बता दिए, अब मैं जो बोलूं वो सुनना। हमारे चार्ज का कंजर्वेशन लो और चार्ज के क्वांटाइजेशन पर, चार्ज कंजर्वेशन लो और चार्ज के क्वांटाइजेशन पर इन क्वार्क्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मेन रीजन है क्योंकि ये जो क्वार्क होते हैं ये नेचर में, ये जो क्वार्क होते हैं नेचर में फ्री नहीं मिलते हैं। कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी क्वार्क को बोलोगे सर ये मेरे पास एक क्वार्क है, नहीं। आप बोलोगे सर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, लेकिन आप क्या नहीं बोलोगे क्वार्क। इसका मतलब नेचर में क्वार्क फ्री नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यह है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि सर मैंने प्रोटॉन से एक डी क्वार्क अलग कर दिया, या मैंने इलेक्ट्रॉन से सर इन तीनों डी को अलग अलग कर दिया, सर देखो ये डी ये डी ये डी, ऐसा नहीं होगा। तो बात क्या रही? बात वही रही। क्या? अगर जाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कोई पार्ट नहीं जा सकता। हम अपने क्वांटाइजेशन रूल से नहीं हिले हैं। हमने जो क्वांटाइजेशन रूल की बात की थी हम वहीं पर है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। मैं इसमें से कोई पार्ट ब्रेक करके नहीं ले जा सकता, क्योंकि क्वार्क नेचर में फ्री नहीं मिलते हैं। इस लाइन को कंसेप्ट बना लीजिए कि क्वार्क्स नेचर में फ्री नहीं मिलते हैं। क्वार्क्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के सब पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन के सब पार्टिकल होते हैं, लेकिन मैं इनको अलग नहीं कर सकता। इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज रिमेन सस्टेन करता है। ठीक है, याद रखना जो मैंने बात कही है। अच्छा, अब मेरे को ना आपसे एक और बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है कूलाम लॉ। लेकिन मैं अभी कूलाम लॉ का बिल्कुल जीरो लेवल बेस डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो कूलाम लॉ से पहले बेटा एक क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, क्वेश्चन है इफ 10⁹ electrons per second are move out from an object, then how much time will be taken to move out 1 coulomb charge? एक बार पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए। इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इतनी संख्या वाले इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड में मूव आउट, किसी एक ऑब्जेक्ट से मूव आउट बाहर निकलते हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू मूव आउट 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज को यहां से निकलने में कितना समय लग जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान दें कि अगर 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट से निकलते हैं, पर सेकेंड में इतना नंबर ऑफ चार्ज निकलता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज को निकलने में कितना समय लग जाएगा
ये है मेनली आपसे टाइम पूछना चाहता है। मैं आपको इसमें एक कंसेप्ट दूंगा, फिर ऐसे क्वेश्चंस को आप तुरंत कर दोगे, आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, नोट डाउन भी कर लेंगे इसको, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले बात समझो, यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड गिवन है, ठीक है। अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है तो क्या मैं यहां से पर सेकंड जाने वाला चार्ज निकाल सकता हूं कि पर सेकंड में कितना चार्ज जाएगा, क्योंकि हमें ये पढ़ाया गया है कि Q इक्वल्स टू NE होता है। आप मेरे को पर सेकंड का n दे रखा है, यदि मैं इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं आवेश से, तो एक सेकंड में जहां आप मेरे को संख्या दे रहे हो, संख्या नंबर, वही मैं आपको कितना बता सकता हूं, आवेश भी बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे को संख्या दे रहे हो, मैं जैसे इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं आपको क्या बता दूंगा कि कितना चार्ज एक सेकंड में जा रहा है। तो Q इक्वल्स टू N कितना है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा ये तो था इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, ये है कूलम। तो इसकी जो पूरी यूनिट बनेगी वो बनेगी कूलम पर सेकंड, कि एक सेकंड में इतना चार्ज यहां से निकलता है। मुझको चार्ज क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन में गिवन है वो एक कूलम चार्ज की बात कर रहा है। तो मैं पहले ये तो देख लूं कि एक सेकंड में टोटल चार्ज कितना निकलता है, इसलिए मेरे को इसको क्यू की फॉर्म में लेना पड़ा। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं कि एक सेकंड में कितना चार्ज निकलता है, तो आपको साफ दिख रहा है 1.6 10⁻⁹ और -19 10⁻⁻10। 1.6 इंटू 10⁻⁻10, ये मेरे पास वैल्यू आ गई कूलम पर सेकंड की। पर सेकंड में मेरा कितना चार्ज मूव होता है, इसका बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं आपको मेन बात बताने वाला हूं, उस पर ध्यान देना। देखिए, ये आपके पास है कूलम पर सेकंड, ध्यान देना, मुझे आपका फोकस है, और ये है मेरे पास कूलम। अगर मेरे पास कूलम पर सेकंड है बेटा, और मेरे पास कूलम है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, समझना क्वेश्चन करने का तरीका, ये मैं आपको समझा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, ताकि आपसे गलती ना हो कभी भी। ये कूलम पर सेकंड या कूलम है, अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करूं तो आपको मिलेगा कूलम पर सेकंड। लेकिन आपको ओनली समय चाहिए, टाइम, मतलब कि आपकी यूनिट में केवल टाइम बचना चाहिए था सेकंड। इसका मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, अगर मैं इस कूलम पर सेकंड को डिवाइड कर दूं, तो कूलम से कूलम कैंसिल इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, सेकंड। सेकंड मतलब समय। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस 1 कूलम में इस कूलम पर सेकंड का डिवाइड कर दूं तो मेरे को सेकंड मिल जाएगी, क्योंकि मुझसे न्यूमेरिकल में सेकंड ही पूछा गया है। इसका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप इसका उल्टा क्यों नहीं कर रहे हो, तो उल्टा भी करके देखते हैं। अगर मान लो कूलम पर सेकंड में आप कूलम का डिवाइड कर दें, तो भाई 1/c/s इंटू 1/c आपको मिलेगा 1/सेकंड। भाई समय की यूनिट 1/सेकंड नहीं होती। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी हम कर क्या रहे। मैं यूनिट के बिहाफ पर आपको बता रहा हूं कि कैसे आंसर निकलेगा। इसका मतलब अपन ने जो बीच में सेकंड आवर पर जो कोशिश की थी वो सही थी, कि अगर मेरे पास टोटल चार्ज कूलम है और मेरे पास कूलम पर सेकंड है, मैं इनका डिवाइड कर दूं तो मुझे सीधा सेकंड समय मिल जाएगा। तो मेरे को समय ही तो पूछ रहा है, तो मेरे पास टोटल चार्ज कितना है, इस बिहाफ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरे पास टोटल चार्ज कितना है 1 कूलम। तो मैंने लिख दिया 1 कूलम।
मुझे डिवाइड किससे करना है, कूलम पर सेकंड से। 1.6 पॉइंट हटाइए, 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर -10, ये हो जाएगा -11। ठीक है, ऊपर ले जाइए। 1/16 इंटू 10⁻11। बेटा 1 में 16 का डिवाइड करना बेवकूफी है, क्या सिखाया था, इससे उधार लो 2 जीरो। यहाँ कितना बचेगा बेटा, 10⁻9। यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स, क्योंकि सेकंड ही बचेगा। यहाँ पर कूलम है, यहाँ कूलम पर सेकंड है, मेरे को टाइम मिल जाएगा सेकंड। इसका मतलब इतना ज्यादा समय लगने वाला है एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में। अब सुनो, जिस बात पे आपको अचंभा होगा, आप शॉक होंगे, और वो सुनो मेरी बात। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कूलम चार्ज को एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर पहुंचाने में मुझको, अगर मैं इसको टाइम ले लूं ईयर में, तो मेरे प्यारे बच्चों 200 ईयर के लगभग समय लग जाएगा। 200 ईयर के लगभग समय लग जाएगा। यहां से आप क्या चीज सीख रहे हो, इस पॉइंट से आप क्या सीखते हो, इससे आप सीखते हो कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज ही होगा। अब इसका अंडरलाइन कर लो, चार्ज हमेशा क्वांटाइज ही होगा। क्यों, क्योंकि तुम एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तुम इससे एक कूलम चार्ज, तो तुम ऐसे एक कूलम चार्ज उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकते। दैट्स द पॉइंट। ये न्यूमेरिकल यही बताते हैं कि आपकी थ्योरी कितनी स्ट्रांग हो चुकी है। इस न्यूमेरिकल से आपको यही सीखना है कि एक कूलम चार्ज उठा के मैं नहीं रख सकता, चार्ज तो क्वांटाइज ही होगा। चार्ज तो 1 by 1 एंटिटी से ही जाएगा, और जब 1 by 1 एंटिटी से जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्यू बराबर एन से जाएगा, तो उसको 200 साल लग जाएंगे एक कूलम चार्ज को। तो एक कंसेप्ट तो ये मिला कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज ही होता है। और दूसरा ये कि चार्ज को पहुंचने में समय लगेगा बहुत अधिक, क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट होती है चार्ज की। दोनों कंसेप्ट मिलते हैं इस एक न्यूमेरिकल से कि 1 कूलम सुनने में लगता है कि ओनली 1 कूलम, लेकिन 1 कूलम अपने में बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो सोचो 1 फैराडे कितना बड़ा चार्ज होगा। न्यूमेरिकल्स में 1 कूलम बोलना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तरीका याद रखना, इससे आप कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं इस तरीके के। ठीक, अब मेरे को आपसे बात करनी है कूलम, और मैं कूलम बहुत जीरो लेवल पर डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि फिर मैं उसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा। तो बड़े लेवल पे ले जाने से पहले मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि कूलम फोर्स, ये जो कूलम का जो नियम है वो बनता कैसा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आप सभी ने ग्रेविटेशन पढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, मना मत करना कि सर नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आप 12th की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन 11th में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप F लिखते हो तो आप लिखते हो m1 m2, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होता है अबाउट द मास, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों मास के बीच की डिस्टेंस, ये दो मास ले लिए, इनके बीच की डिस्टेंस r, इसको मैंने m1 माना, इसको मैंने m2 माना है। दोनों को कंबाइन कर दो, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। जब भी आप प्रोपोर्शनली साइन हटाते हो अनुक्रमानुपाती, तो हमेशा एक नियतांक आता है gm1 m2/r²। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स मेरे को यहाँ काम आएंगे। ग्रेविटेशन क्लियर है तो ये बहुत इजी लगता है, क्योंकि सेम चलता है। क्यों, अब देखो, अगर मैं चार्ज की बात करने वाला हूं तो मैंने लिखा Q1 और Q2 और वही बीच की डिस्टेंस रख दी R। जब मैं यहां लिखूंगा तो वहां पर आपका मास था, यहां पर क्या है, चार्ज। बीच की डिस्टेंस F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कंबाइन करोगे प्यारे बच्चों तो क्या मिलेगा, Q1 Q2/r²। और जब यहाँ पर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, F प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, K Q1 Q2/r²। हो सकता है इस पर डिबेट हो जाए कि सर ये क्यों नहीं लगाया, लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड फॉर्म में फोर्स की बात कर रहा हूं। तो Q1 Q2। अब देखो F फोर्स, ये मैं G लिख देता हूं, यहाँ E लिख देता हूं, E फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, G फॉर ग्रेविटेशन।
यहाँ पर F, यहाँ पर F, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर भी कांस्टेंट। यहाँ पर किन किन के बीच की फोर्स की बात हो रही है, मास m1 m2। यहाँ किसके बीच की बात हो रही है, q1 q2। बीच के डिस्टेंस r2 दोनों लगभग सेम है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड व्हाट, कि यहाँ पर जो g होता है बेटा वो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब कि मैं ब्रह्मांड में कहीं भी चला जाऊं, इस कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन इस k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम टू मीडियम। इस लाइन को अंडरलाइन करो, इस लाइन को अंडरलाइन करो तुरंत। क्या इस k कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करते हैं मीडियम टू मीडियम, इसीलिए हम इसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक नहीं बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहलाता है। और ये जो फॉर्मूला लिख रहा है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये ही कूलाम लॉ होता है, कूलाम्स लॉ होता है, जो दो या दो से अधिक चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स की बात करता है, फोर्स की बात करता है। ठीक है, तो मैं आज केवल इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि कूलाम फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर क्या होता है, लेकिन K क्या होता है, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत फोकस चाहिए आपका, इसलिए इसको मैं सबको अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको, बहुत से बच्चों का मेरे को आंसर मिला, जब आप आंसर करते हो तो हमें खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने मजा आता है कि हाँ बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इस तरीके से याद रखना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि दोनों ही लगभग एक तरह से चलते हैं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल मैंने दिया था और उस न्यूमेरिकल पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जो मैंने यहाँ सेकंड या थर्ड लेक्चर में दिया था। मैंने आपको कुछ ऐसे दिया था कि 400 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 400 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और टाइम मैंने आपको आई थिंक 5 मिनट गिवन किए थे। ठीक है, तो जब सारी बातें हो गई हैं तो मैं यहाँ पर t को, जब मैं बेटा एम के से बात कर रहा हूँ तो आपको सब कुछ एम के से लेना है, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे तो मिनट है, तो इसके मतलब मिनट में 5 × 6 थी, तो t कितना हो गया, 300 सेकंड्स हो गए। अच्छा, पूछ क्या रहा था, n, तो I इक्वल्स टू बेटा जनरल फॉर्मूला Q अपॉन T, I की वैल्यू 400 × 10⁻³ Q की वैल्यू कितनी है, Q इक्वल्स टू NE लगा दीजिए, और T है 300 सेकेंड। यहां पर 4 की पावर कितनी है बेटा, 4 × 10⁻2, 10⁻2, 10⁻³ तो यहां रह जाएगा ओनली 0.4 इंटू यहाँ पर 300 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और n पूछ रहा था E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻90। I इक्वल्स टू Q/T होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, बता चुका हूं मैं। Q इक्वल्स टू ±NE होता है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी है। I की वैल्यू 400 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर में हो गया। ठीक है, यहाँ पर NE, N पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स 5 मिनट में मूव करेंगे, N पूछ रहा है, E पता है, T निकल चुका है कितना, 300 सेकेंड। आपसे N पूछ रहा है, यहाँ पर 4 × 10⁻2 है, 10⁻³ है, 10⁻1 बचेगी, 10⁻1 मतलब 0.4 × 300 1.6 10⁻⁻90। ये आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, n की। तो I इक्वल्स टू Q/T, अच्छा क्वेश्चन था, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने इसमें आपको 2 कंसेप्ट दिए, बहुत ज्यादा काम किया। ठीक है, अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पढ़ते लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।